हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो जो मैंने बताया था भारतीय दंड संहिता। मैंने जो पिछले एपिसोड में बताया था वो मैंने इतिहास के बारे में बताया था। आज हम भारतीय दंड संहिता की सबसे पहली जो धारा है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने। मैं किताब पढ़ के ही जो चीज़ बता रहा हूँ वो बुक्स के ज़रिए से ही बता रहा हूँ। आप लोग में से जो भी गलती हो मुझे माफ़ करें। तो आप लोग जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ जानकारी ही के लिए ही बना रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। वर्तमान भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप विधि आयोग जिसके अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे के द्वारा तैयार किया गया था। इसे सन 1837 में भारत के महाराज्यपाल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था साथियों। तो महाराज्यपाल ने दिनांक 7 अक्टूबर 1860 को इस पर अपनी सहमति प्रदान की। सन 1860 के पूर्व देश के 3 प्रेसिडेंसी नगरों बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एंड आंग्ल दंड विधि प्रचलित थी, जबकि मुफस्सिल न्यायालयों में मुस्लिम दंड विधि का प्रचलन था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के लागू होने के पूर्व कारित अपराधों पर पुरानी विधियाँ ही प्रयोज्य यानी एप्लीकेबल थी। भारतीय दंड संहिता के मुख्य उद्देश्य यह दंड संहिता का उपबंध बना करना रहा है कि जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया। ये सारी बातें मैंने बताई। तो अब हम देखेंगे जो भारतीय दंड संहिता की पहली धारा है, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। दंड संहिता का नाम, विस्तार तथा प्रवर्तन। धारा 1 से यानी जो धारा 1 है वो स्पष्ट है कि इस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता के नाम से संबोधित किया गया है। इसका विस्तार संपूर्ण क्षेत्र भारत में रखा गया है। पहले यह संहिता जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी। साथियों देखिए, ये पॉइंट को आप लोग जो भी पॉइंट बता रहे हैं उसको बड़ी गौर से सुनते जाइएगा। यह सबसे पहले यह संहिता जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठित अधिनियम 2019 की 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक 48 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्दों का लोप कर दिया गया। अभिप्राय यह हुआ कि भारतीय दंड संहिता 1860 जम्मू कश्मीर पर लागू होगी, यानी जो भी भारतीय संहिता पहले नहीं लगती थी कश्मीर पर, लेकिन अभी शुरू हो गई। भारतीय दंड संहिता 1860 को 1 जनवरी 1862 को लागू यानी बनी थी और लागू कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। किसी अधिनियम का नाम उसका शीर्षक होता है। व्याख्या के सिद्धांतों पर किसी संबंधी अथवा संहिता अथवा अधिनियम का शीर्षक होता है, उसका एक अभिन्न अंग होता है। इसको 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण क्या है? संहिता के समान क्षेत्र को निश्चित करने में इसकी सहायता ली जा सकती है। संहिता के अंतर्गत विधि का निर्माण करते समय शीर्षक एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। यानी क्या काम करता है? एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। यदि किसी धारा का अर्थ संदिग्ध है तो धारा के प्रयोजन के दृष्टिकोण से इसकी सहायता भी ली जा सकती है, अन्यथा नहीं ली जा सकती है। किंतु ज्ञातव्य है कि विधि आयोग के प्रतिवेदन यद्यपि इतिहास के दृष्टिकोण से मूल्यवान भी है, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, परंतु दंड संहिता धाराओं के पथ प्रदर्शक नहीं, यानी रास्ता दिखाने वाली नहीं है। तो देखिए साथियों, आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से जो है जानते जाइए। आप लोग जो भी पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट भी कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं जिस बुक से बता रहा हूँ बसंती लाल बाबेल है, जो प्रोफेसर हमारे हैं जो है डॉक्टर बसंती लाल बाबेल। ये विधि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत भी है और ये हिंदी में अवेलेबल है, मार्केट से आप ले सकते हैं इसको। तो पीपी निशान प्रस्तावना भी अधिनियम एक भाग होती है, लेकिन क्रियात्मक भाग नहीं है। प्रस्तावना संविदा के स्पष्ट एवं समान शब्दों को उपबंधों को भी कभी अभिभूत नहीं कर सकता है, किंतु जहाँ संविधि के उपबंध स्पष्ट नहीं हो वहाँ संदिग्ध हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से अब इसके हम जो है उद्देशिका थोड़ा सा जान लेते हैं। उद्देशिका है कि विधि की एक व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। लक्ष्य होते हैं और उद्देश्य होते हैं, उनको स्पष्ट करती है। मुख्य न्यायाधीश डायर का कहना है, डायर का कहना है यह एक ऐसी कुंजी है जो विधि निर्माताओं के मस्तिष्क को खोल देती है। यानी ये सारी बातें हो रही हैं, तो आप लोग अच्छे से मतलब पूरी बुक को मैं अपनी वॉइस में लेके कोशिश करूँगा, तो आप लोग इसको कम से कम सुनते जाएँ और जानते जाएँ।
यह विधायकों और निर्माताओं के आदर्शों और आकांक्षाओं से परिपूर्ण होती है। जहाँ कहीं असंदिग्धता उत्पन्न होती वहाँ उसका निवारण करने हेतु इसकी सहायता ली जा सकती है। अब आता है जो इसकी धारा 1 थी, अब धारा नंबर 2 देखिए, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंध प्रतिकूल हर काल या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब संहिता का अंतर्देशीय विस्तार क्या है, भारत के भीतर के अपराधों के लिए दंड क्या है। संहिता की धारा 2 इसके अंतर्देशीय विस्तार का उल्लेख करती है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उप अनुबंधों के प्रतिकूल कार्य करने के लोभ लिए हैं, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, यानी उसको दंड मिलेगा अथवा नहीं मिल सकता है। इस प्रकार धारा के अनुसार यदि व्यक्ति भारत के किसी भाग के अपराध करने का दोषी होता है तो वह इस संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय, पद, जाति अथवा वंश के भेदभाव के बिना दंड का भागी होगा। यानी किसी तरह का उसके साथ वंश के बारे में भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये सारी चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और उसे दंड दिया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है विधि के समानता के सिद्धांत इस संहिता में पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा, जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन में। विदेशी भी संहिता के दायित्व से मुक्त नहीं है। इस संबंध में मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ बम्बई जो है वो आप लोगों के महत्वपूर्ण मामला है। इसमें यह धारण किया गया कि जब एक पाकिस्तानी नागरिक के माल का परिधान करने के लिए अपने समर्थ के विषय में कपटपूर्ण, मिथ्यापूर्ण का अपराध कारित किया गया और छल द्वारा मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया गया तो उसे अपराधी घोषित किया जाना चाहिए। इस तथ्य के होते हुए भी अपराध किए जाने के समय वह भारत के शारीरिक रूप से विद्यमान नहीं था, दंड संहिता के अंदर उसे दंड दिया जाना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब शब्द प्रत्येक व्यक्ति का आशय किसी मर्यादा और नागरिकता, निष्ठा, पदवी, स्थिति या हैसियत, जाति, रंग या मत का विचार करके सभी व्यक्तियों के लिए है। निश्चय ही यह उपबंध संविधान के अनुच्छेद 361 के 361 का पार्ट 2 है, किसी अन्य विधि के अनुबंधों के अधीन होता है। तो देखिए साथियों, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल क्लियरली जो है बताते हुए जा रहा हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हो जाए, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। तो किंतु अब हम देखेंगे, किंतु कोई भी निगम निकाय जैसे कंपनी है, कॉरपोरेशन है आदि संहिता के किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं बनाया जा सकता है जिसको केवल मनुष्य ही कर सकता है, अथवा जिसके लिए कारावास अथवा अन्य शारीरिक दंडों की व्यवस्था हो। तो देखिए हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझते जाइए। अब इसमें एक चीज़ ये भी, इसमें अपवाद क्या है, यदि भारतीय दंड संहिता किसी पद, जाति, वंश, रंग आदि के भेदभाव समझ व्यक्तियों को प्रयोज्य होती, किंतु निम्नलिखित व्यक्तियों पर इस दंड संहिता के प्रभाव से मुक्त रखा गया है। पहला, राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल भारतीय दंड संहिता के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा गया था, लेकिन सन 1975 में किए गए संविधान के 40वें संशोधन द्वारा, यानी कब किया गया था, 40वां संशोधन जो किया गया था, उस संशोधन अब इसमें प्रधानमंत्री को भी सम्मिलित किया गया। इन पे भी इस तरह का दंड का जो अपवाद है ये नहीं लगेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, न्यायालयों में ना तो सिविल एवं आपराधिक कार्यवाही चलाई जा सकती है और ना ही उनके विरुद्ध कोई गिरफ्तारी का वारंट ही जारी किया जा सकता है। 3 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ किसी तरह का कोई भी चीज़ नहीं किया, ना तो उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है, ना कुछ भी लगाया जा सकता है। विदेशी सम्राट, किसी भी विदेशी सम्राट को संहिता के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता है। ये जो है नहीं किया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रस्थापित नियम है। इस मुक्ति को उनके प्रदत्त विषयों, अधिकारों और उन्मुक्तियों के अंतर्गत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार लगभग सद्भावनाएं परस्पर सिद्धांतों पर आधारित है। अब इसका जो पहला अपवाद था, यानी राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सजा नहीं, फिर विदेशी सम्राट हो गया, 2 हो गया। तीसरा देखिए, राजदूत एवं राजनयिक अभिकर्ता। राजदूत राजनयिक अपना स्वतंत्र संप्रभु राजा के राज्य के अधीन होते हैं, अतः उन्हें दंड संहिता के प्रावधानों से मुक्त रखा जाता है। यह मुक्ति उनको प्रदत्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों के अंतर्गत प्रदान की गई है। यदि कोई भी राजदूत या राजनीतिक अभिकर्ता किसी प्रकार का घोर अपराध करता है तो उसे संप्रभु राजा या राज्य के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। यह मुक्ति सिर्फ राजदूतों एवं राजनीतिक अभिकर्ताओं को ही नहीं अपितु उनके परिवारजनों एवं सेवकों को भी प्रदान की जाती है। तो ये होगा तीसरा अपवाद। चौथा अपवाद क्या है, विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु क्या है, विदेशी शत्रुओं पर दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण नहीं चलाया जा सकता है।
क्योंकि उन पर युद्ध के नियमों के अनुसार सैनिक न्यायालयों में प्रकरण चलाया जाता है। लेकिन यदि कोई विदेशी शत्रु ऐसा कोई अपराध करता है जो युद्ध से संबंधित नहीं है तो वह सामान्य दंड न्यायालयों द्वारा दंडित किया जाएगा। तो देखिए ये चौथा अपवाद हो गया। पांचवा अपवाद देखते हैं विदेशी सेना। विदेशी सेनाओं को दंड संहिता के प्रावधानों से मुक्त रखा गया। देखिए अब हर पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से गौर से सुनते जाइए, लेकिन उनको प्रदत्त या छूट निरपेक्ष नहीं होकर सीमित है। यदि कोई विदेशी सेना का व्यक्ति सैनिक कार्यों के अन्यथा कोई अपराध करता है तो वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब इसका पांचवा जो अपवाद है युद्ध के अपराध। अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के अनुसार युद्ध पारित को भी दंड संहिता के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। अब आता है कार्यालोप। कोई भी कार्यालोप एक्ट ऑफ ओमिशन चाहे कितना अधिक क्यों ना हो तब तक दंडनीय नहीं होता है जब तक कि भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के विपरीत ना हो। संहिता की धारा 33 में इसकी व्याख्या की गई है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझते जाइए, हर एक पॉइंट को बड़े अच्छे से गौर से सुनते जाइए। अब आता है भारत से परे यानी धारा 3। अब धारा 3 पे हम पहुंचते हैं। धारा 3 क्या कह रही है? धारा 3 कह रही भारत से परे किए गए किंतु उनके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों पर दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए का किसी कार्य के लिए उससे संहिता के बंधों ऐसे बरता जाए मानो वह कार्य भारत में किया गया हो। तो हर एक पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे समझ लें। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता। अभी धारा 4 पे पहुंच रहे हैं। धारा 4 आप लोग सुनें। इस संहिता के भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत का किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रेशन किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो वो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू होता है। अब धारा इसकी जो चौथे की पार्ट तीसरा है। तीसरा किसी व्यक्ति किसी स्थान से बाहर पर कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कार्य करना। अब आता है स्पष्टीकरण। इसको स्पष्टीकरण दे लेते हैं। इस धारा में यह शब्द ऐसा प्रतीत अपराध सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया गया हो, जो यदि भारत में किया गया जाता है तो संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा। आप लोग हर चीज़ को आप लोग नोट कर लें क्योंकि ये एजुकेशन में काफ़ी आप लोग को हेल्प करेगा। तो अब अभिव्यक्ति कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होता है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 खंड टा में किया गया है। तो देखिए मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ पसंदीदा बाइबल की जो बुक है उससे बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर आपके सामने करता जा रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में सारी बात आ जाए। का को जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में है जहां वह पाया जाता है, हत्या के लिए विचलित और दोषित किया जाता है। अब इस पे हम टिप्पणी लगा देते हैं। टिप्पणी क्या है? संहिता का उपरदेशी विस्तार। भारत के बाहर किए गए किंतु इसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड एवं राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। जहां धारा 2 संहिता के अंतर्देशी विस्तार का उल्लेख करती है वहां धारा 3 एवं 4 संहिता के उपदेशी विस्तार एक्सटर्नल टेरिटोरियल ऑपरेशन का भी उल्लेख किया जाता है। सामान्यतः भारतीय दंड संहिता का विस्तार केवल उन्हीं अपराधों तक है जो कि भारत की सीमा के भीतर कारित किए जाते हैं, जो संहिता द्वारा वर्जित है। हमें इस संहिता का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से अभिप्राय भूमि एवं समुद्र के किनारे से 6 मील तक के क्षेत्र से है। पहले यह सीमा 3 मील तक थी। कभी कभी यह सामुद्रिक क्षेत्र अब यानी 6 मील हो गई, पहले 3 थी अब 6 हो गई है। यह कभी कभी यह सामुद्रिक क्षेत्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है। यदि समुद्र के इस क्षेत्र के अंदर कोई भी अपराध किया जाएगा तो भारत में किया गया अपराध माना जाएगा, यानी 6 मील तक। तो इन संहिता के दंडनीय यानी अर्थात दंडनीय हो तो दंड देना, दंड मिलेगा। संहिता यानी जो भारतीय संहिता है उसकी धारा 3 एवं 4 में सर्वमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य जो भारत में अपराध समझा जाता है उस दशा में अपराध समझा जाएगा वो भारतीय सीमा के बाहर किया गया हो। इन धाराओं के उपबंध निम्नलिखित धाराओं पर लागू होती है। तो यदि भारतीय नागरिक यदि भारत से किसी बाहर के स्थान पर अपराध करे, वह व्यक्ति पोत अथवा विमान पर हो जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। उदाहरण का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में पाया जाए हत्या के विचलित एवं दोषित किया जाएगा, धारा 4 बताती है। धारा 4 के स्पष्टीकरण में जो कहा गया है
कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता है तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अर्थात भारत के बाहर किया गया कार्य ऐसा होता है जो दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है साथियों। अब इसका तो भारतीय दंड संहिता की जो दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 188 में भी यह प्रावधान किया गया है। जब कोई अपराध बाहर से होता है, भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे वो खुले समुद्र पर अन्यत्र हो अथवा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी विमान या पोत पर किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसा नागरिक ना हो किया गया हो, तब ऐसे अपराध के बारे में ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी मानो वह अपराध भारत के अंदर किसी स्थान में हो है जहां वह पाया गया हो, किया गया हो, यानी ये सारी चीजें हो सकती हैं। भारत, अब इसी के इस धारा के प्रमुख जहां पाया गया उस अभिप्राय क्या है, भारत के अंदर किसी भी स्थान पर पाया जाए, चाहे वह भारत में पाए जाने स्थान पर अवैध तरीके से क्यों न लाया गया हो जी, मतलब फिर धारा 3 के ऐसा व्यक्ति जो भारत किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत उत्तरदायी हो, उसे भारत के बाहर किए जाने वाले अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित किया जाएगा, जैसे कि वह अपराध भारत में ही कार्य किया गया हो, यानी भारत में कार्य मतलब किया गया, उसने किया हो। भारत के अंदर अपराध कारित करने वाला विदेशी व्यक्ति अपराधी है, वो वह और उस समय अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना भी दंडनीय माना जाएगा वो। अब आते हैं किंतु धारा 5 देखते हैं, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभितर्जन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब इस पर हम टिप्पणी क्या दी है बसंत बाबेल जी ने। धारा 5 कतिपय विधियों को इस संहिता के प्रभाव से मुक्त करती है। इसके अनुसार इस अधिनियम में कि कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर, सैनिक या नौसैनिक, वायु सैनिक या विद्रोह अभियान दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लें। और यह धारा विधि अनुकूल आदेश 1950 द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इस संहिता का निर्माण यदि इस आशय से किया गया था कि देश की एक समान दंड विधि होगी, यानी सभी को समान दंड दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा साथियों, इसलिए ये दंड विधि बनाई गई। परंतु साथ ही साथ यह भी सोचा गया कि इसको पूर्ण बना देना ठीक नहीं होगा। ऐसे अपराधों को जो किसी स्थानीय या विशिष्ट विधि के अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं, यह संहिता भी परिभाषा के परिधि के बाहर कर दिया गया है। धारा 5 के उपबंधों के अंतर्गत विशेष या स्थानीय विधियों पर संहिता के अभिभावी स्वरूप को समाप्त कर दिया गया है। परंतु यदि ऐसा तथ्य जो इस संहिता की परिभाषा के अंतर्गत आता है और स्थानीय या विशिष्ट विधियों के अंतर्गत दंडित किए जा सकते हैं। तो आप लोग साथ ही देखा, हमने 5 धाराएं आज हमने बताई हैं। ये जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी और काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो मैं भी स्टूडेंट हूँ और इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ तो बता रहा हूँ। अब आपको जो अगली मैं बताऊँगा अगले एपिसोड में, वो धारा 6 से लेकर मैं 10 तक बताने की कोशिश करूंगा, जो कल का एपिसोड होगा साथियों। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।